दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है कि सुबह मेरी शिलाजीत गमी के साथ होती है। मैं फ्रेश होने के बाद वही लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने चौराहे पे आता हूँ तो एक अद्भुत पेड़ दिखता है। अद्भुत क्या है, परवल का पेड़ है। हालांकि मैंने कभी नहीं देखा था परवल का पेड़, तो मैं फर्स्ट टाइम परवल का पेड़ ही देख रहा था। और हमारे साथ विवेकानंद जी थे, वो बता रहे थे कि परवल का पेड़ ऐसा होता है। क्योंकि अमूमन सब्जियां तो बाज़ार में मिल जाती हैं, पौधे वगैरह तो देखने को मिलते नहीं जल्दी। हाँ, गांव में घर ज़रूर है, लेकिन गांव में सब्जियां कहाँ होती मुझे नहीं पता। फ़िलहाल के लिए उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी से मैं निकल रहा था, वो गाड़ी हो जाती है पंचर। क्योंकि मुझे निकल रहा था श्रावस्ती के लिए, तो मैं पहुंच जाता हूं पंचर की दुकान पे पंक्चर बनवाने के लिए। तब तक मैं चल देता हूं और चलने के बाद आ जाता हूं। तो रास्ते में जब पहुंचता हूं तो पता चलता है कि हमारे विवेकानंद जी आ रहे हैं धीरे धीरे कदमों से, और ये धरसवा में हैं। क्योंकि हम लोग धरसवा पहुंच चुके थे, विवेकानंद जी मिल जाते हैं। तब तक मैं SRA वाटर पार्क दिखा देता हूं। जिन लोगों को बहराइच श्रावस्ती रास्ते में जाना है, वो धरसवा पे ही SRA वाटर पार्क बना हुआ है। गर्मियों के दिन में आप ज़रूर आनंद लें। और मैं फिर रास्ते से निकल लेता हूं तो देखता हूं गुलमोहर के पेड़ बहुत सुंदर ही लग रहे थे। क्योंकि इस महीने में, मंथ में, जून का महीना हो या मई का महीना हो, इसमें सर क्या होता है कि गर्मियों का दिन होता है, और जब लाल कलर के पौधे दिखते हैं ना, पेड़ दिखते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग हाईवे पर होते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन आपको इस रूट पे बहुत सारे पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएंगे। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि ये कहाँ का पेट्रोल पंप है। क्योंकि हर रास्ते में पेट्रोल पंप है, लेकिन ये पेट्रोल पंप जिस जगह पे है, RK हॉस्पिटल की जगह पे है, ये लोकेशन मुझे नहीं मालूम क्योंकि हाईवे का सड़क है। फ़िलहाल के लिए हम लोग चलते चलते पहुंच जाते हैं पाड़ेपुर से जो लोग बिलोंग करते हैं, यानी श्रावस्ती से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या उन लोगों तक पहुंच चुकी है बातें। और मैं फिर से फाइनली आ जाता हूं घर, क्योंकि हमें नेपालगंज निकलना था। नेपालगंज अपने बड़े भैया को रिसीव करना था। तो हमारी गुड बैठी होती है घर पे, वो कुछ ना कुछ तो करती रहती है। हालांकि मोबाइल ही चलाती है, इससे ज़्यादा तो कुछ चलाती नहीं है, और वो मस्त रहती है। इसी क्रम में मैं पहुंच जाता हूं रुपैडीहा नेपाल बॉर्डर पे। तो ये नेपाल का, भारत नेपाल राष्ट्र का मेन गेट है, जो अभी नया निर्माण हो ही रहा है। हालांकि 80% काम हो चुका है और काम होने को बाकी है। फाइनली कुछ समय के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं चूँकि नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हमें भंसार पे जाना था। भंसार मीन्स होता है कि अगर आप 4 व्हीलर से हो या 2 व्हीलर से हो, तो आपको कुछ नियम कानून होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, तभी आप एंट्री मार सकते हो नेपालगंज में। अगर आप पैदल हो तो कोई बात नहीं, आप जल्दी जा सकते हो। इसी बीच में पहुंच जाता हूं जहां पे ऑटो, बहुत सारे ऑटो खड़े होते हैं। ऑटो की संख्या अगर देखोगे तो यहां हज़ारों ऑटो आपको मिल जाएंगे, जो नेपालगंज या बागेश्वरी या न्यू रोड जाना है तो आप जा सकते हो। ये मेरा ऑटो का ड्राइवर रहा है। मैंने इससे कहा भाई मुझे निकलना है जल्दी, क्योंकि मुझे होटल पहुंचना था। भैया हमारे होटल में ही रुके हुए थे। इसी बीच में मैं देख लेता हूं गांव का भी ऑटो वाला यहीं पे खड़ा था। नसरुद्दीन करके लड़के का नाम है, इस लड़के को देख सकते हो, और ये बाबा कुटी चौराहे पे रहता है। तो इस लड़के को मैं बुलाता हूं और बोलता हूं कि भाई अगर तुझे देर नहीं हो रही है तो तू ही लेके हमको चल। हालांकि बोलता है कि नहीं, ऑटो की चाबी दिखा रहा था, बोला नहीं भाई ये निकलने वाला है, आप इसके साथ में निकल जाओ। तो मैं उसी ऑटो के साथ में निकल लेता हूँ नेपालगंज, बिल्कुल मेन मार्केट में। तब तक वो वेट कर रहा होता है कि सवारी और मिल जाए, क्योंकि ऑटो वाले कभी भी सिंगल नहीं ले जाते। वो जब भी ले जाते हैं 2-4 सवारी लेकर ही चलते हैं। तो आप देख सकते हो नेपालगंज का नज़ारा है, बहुत सुंदर है, बहुत गजब की लोकेशन है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो नेपालगंज ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ बहुत सारे स्पा भी हैं,
यानी मसाज सेंटर हैं, मसाज करवा सकते हो, लेकिन अच्छे वे में, गलत इंटेंशन में नहीं। आप देख सकते हो दोस्त की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े माल भी हैं यहाँ पे, खाने को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ख़रीदने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये भी होटल रहा, बहुत शानदार होटल है यहाँ पे। तो जब भी कभी फैमिली ट्रिप का मन करे या अपने दोस्तों के साथ मन करे तो आप नेपालगंज ज़रूर जाएं। और नेपालगंज ही नहीं, नेपालगंज के अलावा भी आप करनाली जा सकते हो, सुर्खेत जा सकते हो, काठमांडू जा सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इंसान को। क्योंकि आप हमेशा अगर मानसिक दबाव में रहोगे, पैसा कितना भी किसी के पास क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर मानसिक सुख नहीं है तो कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए महीने में 1-2 बार ट्रिप ज़रूर बनाएं। तब तक हम देखते हैं कि रेड लाइट यानी ट्रैफिक रेड लाइट लग चुकी थी। फिर हम लोग निकल चुके होते होटल के लिए। मैं वहीं पे उतर लेता हूँ और अपने छोटे छोटे कदमों के साथ चल देता हूँ होटल की तरफ जहाँ हमारे भैया थे। तो आप देख सकते हो, ये भी मैं 5 स्टार की रेटिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन 5 स्टार होटल से कम नहीं है। गजब की लोकेशन पे है, कारकांदो जगह है, कारकांदो में ही ये होटल बना हुआ है, हाईवे से जस्ट सटा। तब तक मैं देखता हूँ कि TUV जिससे मैं ड्राइव करता हूँ चल रही थी। फाइनली हमारे भैया मिल जाते हैं। भैया टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तब तक मैं पहुँच जाता हूँ होटल्स के अंदर। और आप देख सकते हो होटल का ये रेस्टोरेंट एरियाज़ है। रेस्टोरेंट बहुत गज़ब का बना हुआ था, चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल रही थी और लोकेशन भी प्राइम जगह पे है। तो जब भी कभी मौका मिले इस होटल को ज़रूर विज़िट करिए। आप जब इस होटल का लोकेशन मालूम करोगे, नेम, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो नाम में मेंशन करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताई भी नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती हैं। तो दोस्तों, ये हाइड रहने वाला है नाम के लिए आपको पूछना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग निकल चुके होते हैं फिर से अपनी इंडिया के लिए। और ये हमारे भैया रहे कशिश गुप्ता जी, बिल्कुल बालेन शाह लगते हैं, नेपाल के बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि टोपी भैया ने ठीक उसी तरीके से लगाई। फिर मैं जब बोलता हूँ कि आप बालेन शाह लग रहे हो तो वो टोपी को चेंज कर लेते हैं, यानी कैप को अपने चेंज कर लेते हैं, टोपी को फिर से रख देते हैं। और इसी बीच में बहुत सारी बातें हो ही रही थी, तब तक हम लोग इंडिया पहुंचने वाले थे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूंगा। धन्यवाद।